लास्ट टाइम हम लोगों ने सेट्स रिलेशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे हमने, और कुछ ग्राफ्स के भी किए थे। तो हम लोग फंक्शंस के चैप्टर में ग्राफ्स का भी इस्तेमाल करके हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जेई मेंस के लायक अच्छे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल आप तो समझते ही हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है, जिसमें आपका एक प्रोडक्ट, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट प्राइम नंबर आ जाए। प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा कि आपको उसमें प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर फैक्टर कोई बनाता भी है, जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 into 1 कर सकता है ना। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे दो नंबर्स हैं तो इसमें से एक नंबर 1 होगा और दूसरा प्राइम होगा, तभी काम हो पाएगा, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक चीज आप पहले नोटिस करो कि ये दोनों नंबर्स में फर्क कितना है। जैसे x प्लस हाफ को समझो तो x माइनस हाफ प्लस 1 है ना। तो अगर आप इंटीग्रल पार्ट इसका निकालते हो आप, तो ये x माइनस हाफ प्लस 1 का इंटीग्रल पार्ट आता है, और प्रॉपर्टी ये है कि इंटीजर बाहर आ सकता है, तो वो हमने 1 बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में फर्क 1 यूनिट का है। तो अगर ये नंबर पहला नंबर एज अ फैक्टर n है, तो दूसरा जो नंबर है n प्लस 1 है। समझ रहे बात को आप? क्योंकि n क्यों बोल रहा हूँ, n इज एन इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट ही तो आएगा। x माइनस हाफ का आप ग्रेटेस्ट निकालोगे तो इंटीग्रल ही नंबर आएगा। तो एक नंबर इंटीजर है और उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पे भी है। अब ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन से प्राइम आ रहा है ना। और हमने ये डिसाइड करा था कि उसमें से एक नंबर 1 जरूर होना चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करें n और n प्लस 1 को, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन के आती है कि 1 into 2 हो सकता है। जैसे ये नंबर 1 ले और ये नंबर, उसका नेक्स्ट नंबर 2 हो जाएगा, तो उससे एक प्राइम नंबर आ जाएगा। तो ये केस को देखते हैं, इस केस के करस्पॉन्डिंग कौन से x की वैल्यूज हम लोग को चाहिए ना। हमने 1 किसको कंसिडर किया है, हमने n को कंसिडर किया 1, जिसका मतलब x माइनस हाफ के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 है ना। तो x माइनस हाफ के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 1 होती है, तो आप x का रेंज निकाल सकते हो। मुझे लगता है कैसे, अब 1 इंटीग्रल पार्ट ले रहे हो तो आपको वैल्यू लेना पड़ेगा 1 से 2 तक, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा ये, आप हाफ दोनों तरफ ऐड कर लो, तो 3/2 से आपका आ जाएगा 5/2 तक, राइट। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं। अब पॉजिटिव साइड में तो पॉसिबल नहीं है, आप अगर नंबर आगे बढ़ाते हो तो ये तो फिर प्राइम नहीं बनेगा, कंपोजिट नंबर आ जाएगा। तो नेगेटिव साइड में ट्राई करते हैं। तो नेगेटिव साइड में भी हम लोग ध्यान रखना है कि कोई एक नंबर मैग्नीट्यूड में 1 होना चाहिए, जनरेट, अदरवाइज वो प्राइम कैसे होगा। तो उसमें भी हम लोग कोशिश यही करेंगे कि पहला नंबर सेंस छोटा है तो वो -2 रहे, और एक नंबर मैग्नीट्यूड में हमें 1 बनाना था तो उसको मैंने -1 लिया। इससे भी एक प्राइम नंबर जनरेट हो रहा है। ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि एक नंबर हम -1 लें तो किसको -1 लें। ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है। हमने नेगेटिव की प्लानिंग करी है सपोज करो इंटीजर्स की, तो n जो है वो -2 लेना पड़ेगा और ये -1 लेना पड़ेगा। दैट मीन्स इस बार आपने x माइनस हाफ की वैल्यू को -2 कंसिडर किया है, ये वाला। ठीक है, उसके थ्रू कितना वैल्यू रेंज आएगा आपका x का, -2 से x माइनस हाफ आपका होना चाहिए -1 के बीच में, तब आपका इंटीग्रल पार्ट -2 आता है। तो इसको आप सॉल्व करो तो -3/2 से आपका x आ रहा है -1/2 के बीच में। ठीक है, तो ये दो सेट ऑफ आंसर्स आपके पास आ गए हैं, और इसी को इन्होंने इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखा है और इनका यूनियन लिखा है ना। तो आप उसमें इन नंबर्स को पहचानो, जैसे x1 x2, तो ये आप x1 और ये x2 ले लो, x3 x4, तो ये x3 और x4 ले लो। ठीक है, और उसको स्क्वायर करके जोड़ के देख लो, तो जो आपको वैल्यू निकालनी है स्क्वायर करके, वो रिक्वायर्ड सम कितना आ जाएगा, सबका स्क्वायर कर लो, 9/4, 25/4 प्लस अगेन यहाँ से 9/4, n पॉइंट्स को जोड़ना है, और प्लस 1/4। ठीक है, तो कितना आ रहा है आप देखो, 9, 10, 35, 44, 44/4। तो दिस गिव्स अस द आंसर एज 11। ठीक है, तो हमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना था ना। इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिया है कि दो इंटीजर्स के कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट प्राइम चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सॉल्व किया।
नाउ लेट अस सी दिस। एक हमारा सेट है 1 2 3 5 8 9, ध्यान रखना सारे नंबर्स नहीं है, बीच में छूटे हुए हैं। आपको पॉसिबल फंक्शंस पता लगाने हैं इसी सेट से इसी सेट में, मतलब ये आपका डोमेन भी रहेगा, ये आपका कोडोमेन भी रहेगा, ठीक है। सच दैट एफ एम एन इज इक्वल टू एफ एम इंटू एफ एन, मतलब मेन कंडीशन ये फॉलो करना है आपको जब भी संभव हो एम और एन को ए में लेने का, है ना। और एम इंटू एन को भी ए में लेना पड़ेगा, एम इंटू एन भी तो एक इनपुट ही है, तो एम इंटू एन जो प्रोडक्ट है वो भी इसी सेट का होना चाहिए, तब जाके वो रूल फॉलो हो पाएगा। तो लेट अस से कि हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं इसमें, जैसे कि F1 के बारे में बात करते हैं। F1 बेसिकली F1 इंटू 1 हुआ, राइट। तो इसके हिसाब से F1 इंटू F1 हुआ, मैंने इसमें M और N दोनों को मान लिया, दैट मीन्स ये एक स्क्वायर आ रहा है F1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप समझो हमारे सिस्टम में स्क्वायर्स दो ही हैं, एक 1 है होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर और एक 9 है। तो यहां से दो ही पॉसिबिलिटी निकल के आती है, या तो ये 1 होगा जिसका स्क्वायर बन सकता है, या 3 का स्क्वायर जो कि 9 बन सकता है, 9, ठीक है। तो लेट अस सी कि क्या पॉसिबिलिटी इसमें से आती है। अगर सपोज करो F1 हम लोग इसमें से ऑब्वियसली पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कोई ऐसा तो है कि नेगेटिव नहीं लेना है। F1 की वैल्यू या तो 1 होगी या 3 होगी, है ना, क्योंकि रेंज में नेगेटिव वैल्यूज है नहीं। F1 अगर सपोज करो 3 लेते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। F1 3 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए F2 सॉल्व करते हो, F2 लेट्स से, तो F2 सॉल्व करने के लिए आप F2 इंटू 1 लिखते हो, फिर वो F2 इंटू F1 बनता है, राइट, है ना। अब इस इक्वेशन को देखो, F2 यहाँ आया और इस तरफ से F2 आया और यहाँ पे F1 कितना हो गया, मान लीजिए F1 3 था तो 3 आया। अब क्या होगा, F2 इसका मतलब F2 को 0 होना पड़ेगा ना, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है ना, ये इट इज कंट्राडिक्टिंग कि F2 0 में ले कैसे सकते, सिस्टम में 0 है ही नहीं। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 इज नॉट पॉसिबल, F1 को 1 ही होना चाहिए और कोई स्कोप नहीं है ना। फिर हम लोग कुछ और नंबर्स देखते हैं जिसमें, अच्छा अगर इसी 2 को हम कंटिन्यू करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर F1 1 था तो आप देख सकते हो कि F2 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, F2 इंटू F1 आ रहा है और F1 1 था तो F2 बराबर F2, तो ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये तो होता ही है, अगर F1 1 है तो F2 इक्वल टू 2 हो सकता है, तो इसमें एज सच इस पे कोई कंडीशन नहीं आ रहा। लेकिन लेट अस सी कि हम लोग सिस्टम में मान लीजिए 9 का प्रयोग करते हैं, 9 का, तो f ऑफ 9 निकालने के लिए क्या करोगे आप, मे बी f ऑफ 3 इंटू 3 करोगे। पहले f ऑफ 3 करेंगे, नहीं उससे भी हमें कुछ पता तो नहीं चलेगा, f ऑफ 9 पहले ट्राई करते हैं। तो f ऑफ 9 पहले ट्राई करते हैं, f ऑफ 3 इंटू f ऑफ 3 आएगा, बिकॉज 9 3 इंटू 3 होता है, तो ये भी स्क्वायर मांग रहा है, देखो आप ये f3 का स्क्वायर बोल रहा है। तो यहाँ पे आप फिर से सोचोगे वैसे ही जैसे यहाँ सोचा था कि एक होल स्क्वायर में या तो ये 1 स्क्वायर पॉसिबल है या 3 स्क्वायर पॉसिबल है, दैट मीन्स कि f3 कैन बी 1 और 3, है ना। अब लेट्स सी कि हम लोग f3 1 लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, या f3 3 लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना। तो f3 3 लेंगे तो हम लोग कुछ दिक्कत आ रही है क्या, f9 का वैल्यू कितना आ सकता है आप बताओ, f9 का वैल्यू उस वक्त फिक्स हो जाएगा 9, यूनिट। इसका मतलब कि f3 की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो f9 का वैल्यू फिक्स हो जाएगा 1, बिकॉज वो 1 इसका स्क्वायर होगा, और 3 होगा तो आपका f9 का वैल्यू उस वक्त फिक्स हो जाएगा 9, तो जो कि सिस्टम में है। आउटपुट भी देखना पड़ता है कि सिस्टम से बाहर ना जाए, है ना। तो ये ठीक चल रहा है। तो आपको यहां देखने को मिला कि f3 के दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, f3 हैज 2 ऑप्शंस बट F9 डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। F3 जैसे ही आएगा वैल्यू उसका लेकर के 1 तो F9 का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, तो F9 का वैल्यू फिक्स हो गया है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ F3। नाउ 2 के साथ हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे F2 को F2 के बराबर कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिला नहीं। 3 का भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, 3 का यहां से निकला है बस 2 वैल्यू। 5 का देख लेते हैं, तो 5 में भी वही होगा, 5 एक प्राइम नंबर इसी तरह से बिहेव करेगा, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। 8 का हम लोग देखो, अगर मान लो फैक्टराइज करते भी हैं 8 को 4 इंटू 2, तो हमारे पास 4 है ही नहीं सिस्टम में, तो हम F4 का वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इन्होंने कंडीशन ये दिया था कि अगर आप F8 का सोच रहे हो तो 8 को 2 इंटू 4 सोच रहे हो, तो आपका 2 और 4 दोनों ही सिस्टम में होना चाहिए, तो 2 तो है 4 नहीं है, तो इसका मतलब F8 के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, और F9 का हमने देख लिया।
तो अब हम लोग प्लान करते हैं कि हमने कितने ऑप्शंस दिए F1 को। तो F1 को तो हमने एक ही ऑप्शन दिया, नंबर ऑफ फंक्शंस अब काउंट करते हैं हम लोग। तो F1 को तो हमने एक ही ऑप्शन दिया है 1। F2 को हमने फ्री छोड़ दिया, कुछ भी वैल्यू ले लो, है ना, क्योंकि उसको तो कोई कंडीशन मिला नहीं। तो यहाँ पे 6 डेटा है, तो F2 कैन टेक वैल्यू इन 6 वेज, F3 कैन टेक वैल्यू इन 2 वेज, F5 कैन टेक वैल्यू इन अगेन 6 वेज, और F8 कैन अगेन टेक वैल्यूज इन 6 वेज, और F9 विल टेक वैल्यू इन ओनली 1 वे। कैसे? क्योंकि F3 जैसे ही आया था F9 उससे कनेक्ट हो गया था, है ना। तो आप इससे अब चेक करो कि 12 इंटू 36 कितना आ रहा है नंबर्स, या 6 क्यूब हम लोग लेते हैं, तो 6 क्यूब कितना होता है 216 होता है, इंटू 2 करेंगे तो 432 आपका नंबर ऑफ फंक्शंस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेड नंबर्स पे ही हम वर्क कर पा रहे हैं, F1 पे कर पा रहे हैं, F9 पे कर पा रहे हैं, और F3 को कंट्रोल कर पा रहे हैं। F2, F3, सॉरी F2, F9 और F5 और F8 इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो मतलब इन्हीं 6 डेटा में से कोई भी ले लो। ठीक है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस वेयर दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पावर, हमें डोमेन निकालना क्या है। डोमेन के क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं मेंस में, है ना, तो उसमें आपको हर फंक्शन के डिफाइन होने का तरीका पता होना चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट इज टू बी डन हियर। यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि इतने बड़े एक्सप्रेशन है, तो हमें फोकस कहाँ करना चाहिए। हमें फोकस वहां करना चाहिए जहां पे डोमेन छोटा आ रहा हो। तो आप समझ सकते हो कि साइन एक्स फंक्शन वगैरह के पास काफी बड़े डोमेन होते हैं, लॉग के पास भी बड़े डोमेन होते हैं, साइन वर्स के छोटे डोमेन होते हैं। अब -1 से 1 होता है, उसके अंदर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। अब आप चेक करो यहाँ पे ध्यान से, x का पावर 3/2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि x को पॉजिटिव होना चाहिए इसको रूट निकालने के लिए। और दूसरा साइन वर्स की जो वैल्यू उसके अंदर रखी गई है x पावर 3/2 x का पावर 3/2, ये 1 से छोटी होनी चाहिए। -1 से तो ऑटोमेटिकली बड़ी होगी, क्यों? क्योंकि x आपने पॉजिटिव ले लिया है, तो पॉजिटिव ले लिया तो इधर से तो ये ट्रू होगा कि ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है। तो आपको बस अब इस पे फोकस करना है। इसमें x पॉजिटिव होने के कारण से आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई यू शुड नोटिस कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इससे आपको x पावर 3/2 - 1 होल स्क्वायर लेस देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि x पावर 3/2 को 1 ही होना पड़ेगा, मतलब x को 1 ही होना पड़ेगा। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। दैट मीन्स कि इस पूरे फंक्शन में हमने इस डेटा को अगर स्टडी किया तो इसमें कुछ नहीं काम कर सकता एक्सेप्ट x = 1, नथिंग एल्स विल वर्क। ठीक है, अब ये इसको भी हम चेक करेंगे कि अदर फंक्शंस इसको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे अपन इसको छोड़ दें, 1 मिनट को यहां पे आ जाए, बिकॉज हमें कुछ खास चीजें ऑब्जर्व करनी होती है। आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस में देखो क्या लिखा हुआ है, लॉग के बेस में 3 फ्रैक्शनल पार्ट x + 1, है ना। अब आप सपोज करो x की वैल्यू पुट करते हो x = 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 विल बिकम 0, तो ये बेस बन जाएगा 1, इजंट इट, इसको पुट करने पे ना। ये डेंजरस हो गया, लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए बट 1 तो नहीं होना चाहिए। तो 1 नहीं होने के कारण से क्या होगा कि ये भी जो भी एक पॉसिबल ऑप्शन आया था ना, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि log will not allow this to happen। ठीक है, तो इसका मतलब इस फंक्शन में एक भी पॉइंट डोमेन में नहीं है, तो ये सारे ऑप्शंस बेकार हैं। आपको नन ऑफ दिस टिक करना है, एक्चुअल डोमेन तुम्हारा एम्प्टी सेट है, देयर इज नो डेटा जिसके ये थ्रू ये फंक्शन वर्क कर सकता है, इट इज टोटली अनडिफाइंड। तो क्या सीखा आपने उसमें कि आपको उन फंक्शन के कंपोनेंट्स को स्टडी करना है जिनके डोमेन कम आ रहे हो, उसके थ्रू आप कॉमन लोगे तो फास्ट चलेगा। अगेन लेट्स सी अनदर क्वेश्चन ऑफ डोमेन। यहाँ पे भी इस तरह की बात हो रही है। आपका अंडर रूट में ये चीजें जो अंदर पड़ी हुई हैं, ये पूरी क्वांटिटी जो अंदर पड़ी हुई है, इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें > 0 सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। दैट मीन्स 1 में तो ऊपर से तो कुछ करना नहीं है, ये 3 क्वांटिटीज दिख रहे हैं हम लोग को, इन तीनों का प्रोडक्ट हमें > 0 करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में है। तो मेन क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि दिस इंटू cos 1 2x + 1
इंटू tan 3x शुड बी पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बिकॉज नीचे है। अब इसमें भी देखो हमने जो मैंने तुम्हें समझाया था कि इन तीनों कंपोनेंट में से सबसे छोटे डोमेन वाले को ट्रैक करते हैं। तो लेट अस से कि cos इनवर्स वाले का डोमेन क्या है, इसको पहले स्टडी करते हैं। तो 2x प्लस 1 को कहां से कहां होना चाहिए आप सोचो, जो -1 से 1 में होना चाहिए। -1 पे तो खैर cos इनवर्स पाई आता है, 1 पे cos इनवर्स 1 0 आता है, राइट। तो अपन उसको छोड़ेंगे, 1 ओपन लिखूंगा मैं, है ना। आमतौर पे तो -1 से 1 करते हैं, बट हमें स्ट्रिक्टली पॉजिटिव भी रखना है। तो इसको आप सॉल्व करो, कितना आ रहा है, -2 से 0, तो फाइनली आपका आ गया -1 से 0, ठीक है। तो इतने ही पोर्शन में हम बाकी लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसको ऑब्जर्व करो जरा, इस फैक्टर को। इस इंटरवल के होने से ये क्वांटिटी स्पेसिफिक साइन का वर्क कर रहा है। इसमें भी आप देख सकते हो 0 होने से मना करने के लिए x की वैल्यू को आपको -1 नहीं रखना पड़ेगा। दैट मीन्स हम फिल्टर करेंगे इतना ही x को। इस x के थ्रू अगर आप देखो mod x -1 नंबर कैसा नंबर आएगा, मैग्नीट्यूड में x 1 से कम हो जाएगा, है ना। ये मैग्नीट्यूड में x 1 से कम हो जाएगा, जिसके कारण से ये नंबर नेगेटिव है, राइट। cos इनवर्स आपको पता होगा रेंज उसका 0 से पाई आता है, 0 तो लिया नहीं है हमने, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर पॉजिटिव है, राइट। तो आप तीनों फैक्टर के ऊपर वर्क करो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा होना चाहिए, तीसरा फैक्टर tan 3x वाला, ये तीसरा फैक्टर कैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तब जाके पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स कि फाइनल जो हमें काम करना है वो tan 3x को नेगेटिव करके करना है, और वो भी हम जनरल डोमेन में नहीं करेंगे, जितना हमने अभी तक फिल्टर करके लिया हुआ है -1 से 0 उतने में ही काम करेंगे। तो इसको हम लोग -1 से 0 में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग tan 3x का ग्राफ बना सकते हैं। tan का ग्राफ जैसे आप बनाते हो तो ये डेटा -π/2 होता है, पहले होता है ना, लेकिन अगर आप 3 हो गया तो इससे ग्राफ कंप्रेस हो जाता है 3 से, तो ये डेटा आपका -π/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेटा कंप्रेस हो गया -π/2 से 3 टाइम्स कंप्रेस हो गया। फिर नेक्स्ट जब हम ग्राफ इधर बनाते हैं हम लोग tan इनवर्स का, तो नेक्स्ट ये डेटा कितना आएगा, -π/, ये -π हुआ करता था पहले, अब /3 हो जाएगा कंप्रेस होने से, ठीक है। अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे कि हमारा वर्किंग जोन क्या है, -1 से 0, राइट। तो -π/3 कितना नंबर है, -3.14/3, तो ऑब्वियसली -1 यहाँ कहीं है, समवेयर हियर। तो हम लोग को इतने ही दूर में सोचना है कि tan 3x नेगेटिव कब हो रहा है, ठीक है। तो आप ग्राफ में देखो, इतने दूर में tan 3x इस एरिया में नेगेटिव हो रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है। तो आपको कितना मिलना चाहिए यहां से डोमेन बताओ, आपको -π/6 से 0 तक मिलना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया, -π/6 से 0। तो इसमें आपने देखा किस तरह से हम डिफरेंट चीजों को कर रहे हैं। पहले कोई आदमी मान लीजिए कि mod x -1 सोचे या पहले tan 3x के बारे में सोचिए तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले छोटे डोमेन वाले फंक्शन को पकड़ते हैं, वहां से जब वर्क करेंगे ना तो हमें इंटरसेक्शन लेना होता है सभी कंडीशंस का, तो आसान पड़ेगा। और ट्रिग्मेटिक फंक्शंस की जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो हम बेटर अप्रोच लेते हैं कि हम ग्राफ से करें। ये ग्राफ हमने बनाया है tan 3x का, ठीक है। f में आप देखो ये फंक्शन दिया हुआ है और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है। एक अच्छी बात क्या है कि इसका डोमेन जो है 1 2 3 है, छोटा डोमेन है ना, डोमेन छोटा दिया गया है, और उस वक्त ये हमसे रेंज पूछ रहे हैं, ठीक है ना, आउटपुट फंक्शन कितना आउटपुट दे रहा है इन दिस डोमेन। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप जानते हो कि ये एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर में डेटा कांस्टेंट हो जाता है। तो हम लोग 1 से 3 के इंटरवल को स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट में, 1 से 3 आपको, तो इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। अगर हमने सपोज करो 1 से 2 सोचा कि x मेरा 1 से 2 रहेगा, तो ये फंक्शन थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आएगी उस वक्त, 1 से 2 में 1 आएगी, तो ये सिंपलीफाई होकर ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे कि जनरल डोमेन में नहीं, सिर्फ 1 से 2 में। वो कैसे, आप एक काम करो, इसको इधर डिवाइड कर लो क्विकली समझने के लिए कि ये फंक्शन कैसा आ रहा है। तो मैंने x को ऊपर से नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब x + 1/x का ग्राफ समझते हो या उसका डेरिवेटिव समझते हो, जो भी समझते हो,
x प्लस 1/x का ग्राफ ऐसा आता है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए, क्योंकि x हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ऐसे ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का है। आप कई जगह पे यूज करते हैं x प्लस 1/x, इसको समझना चाहिए। 1 पे इसका मिनिमम वैल्यू 2 आता है और इसके पहले ये घटता है और बाद में बढ़ता है, ठीक है ना। अब आप सोचो कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो 1 से 2 में, यू आर वर्किंग हियर, तो 1 से 2 में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है ना, और ये आप रेसिप्रोकल कर रखे हो, ठीक है ना। तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब रेशियो उल्टा कर दिया तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। कौन से डोमेन में, 1 से 2 में, उस इंटरवल में। तो जब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो छोटा वैल्यू किस पे देगा, बड़ा वैल्यू किस पे देगा, घटते समय, तो 2 पे वो छोटा वैल्यू देगा, है ना। तो इस दौरान अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि f2 की वैल्यू कितनी आई है और f1 की वैल्यू कितनी आई है, तो उससे हमें रेंज मिल जाएगा। तो इस वक्त का जो आउटपुट आएगा f2 से f1 आएगा। अब चेक करो कितना आया, ये कितना आया, ये f2 आ रहा है आपका कितना, 2/5, ओपन ही रहेगा क्योंकि हमने 2 डाला नहीं है और 1 भी हमने डाला नहीं है। 1 कितना, 1 डालने पे कितना आ रहा है, हाफ। तो 2/5 से हाफ, आप थोड़ा देखते रहो कि आपके आंसर्स में कुछ है क्या ऐसा पॉसिबिलिटी आ रहा है। एक ये दिख रहा है 2/5 से हाफ, और वो दूसरा पोर्शन हमारे सेकंड इंटरवल से आएगा। 2 से अगर हम लोग 3 में वर्क करते हैं, 2 से सपोज कर हम लोग 3 में वर्क करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के हेल्प से ये क्वांटिटी कैसा बन जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 देगा, और ये फर्दर बन जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1/x, ठीक है। अब आप नोटिस करा आपने कि यहां से वो ग्राफ बढ़ने लगा है, तो 2 से 3 में ही बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका रेंज कैसा आएगा, वैसे ही आएगा कि अगर आप वैल्यू निकालते हो f3 का और f2 का, उसके थ्रू आपको मिनिमम मैक्सिमम मिल जाएगा। बड़े डेटा पे छोटा आएगा, छोटे डेटा पे बड़ा आएगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो। 2 क्लोज था इसलिए मैंने उसको क्लोज कर दिया है, और इसको आप निकाल के देखो कितना आ रहा है। तो 3 डालने पे कितना आ रहा है, यहां पे डालना आप 3, तो 6/10 विच इज नो 6/10 आ रहा है। 3 डालने पे तो 6/10 ही आ रहा है, हाँ 6/, मतलब 3/5 आ रहा है। तो लगता है वहां पे कोई मिस्टेक है वहां पे, ठीक है। और 2 डालने पे कितना आ रहा है, 2 डालने पे कितना आ रहा है, 4/5, वो तो ठीक आ रहा है 4/5। तो ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, तो क्लोज तो लगाया है वहां पे, लेकिन ये नंबर 3/5 होना चाहिए ऑप्शन में, ये गलत लिखा हुआ है। दिस विल बिकम द आंसर, ठीक है। 6/10 आया था, आप डाल के देखो 3, 6/10, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को रेंज निकालना पड़ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन केस में, जहां पे इस टर्म को हटाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो उसके बाद 2 ही, सबसे गुड न्यूज ये था कि इसमें इंटरवल छोटा था, तो 2 ही केस में हम लोग का काम कवर हो गया। Now let us see this. fx एक फंक्शन दिया हुआ है अलजेब्रिक, आपको वैल्यूज ऑफ x निकालने हैं, फॉर विच द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेम सेट। दोनों डोमेन और रेंज इक्वल चाहिए, है ना। जो आपका इनपुट सेट बनेगा वही उतना ही आउटपुट सेट बनना चाहिए, और उसके लिए भी लैंग्वेज इन्होंने कहा है कि आपको a की वैल्यू पता लगाओ और कोई ना कोई पॉजिटिव b से आपका काम चलता रहे, ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस फंक्शन का सिंपल केस एक लेते हैं कि a सपोज करो 0 हुआ, है ना। तो अपन क्वाड्रेटिक लेवल पे नहीं जा रहे हैं, सिंपल जा रहे हैं। तो fx उस वक्त कितना होगा, √bx होगा, राइट। √bx में अगर b पॉजिटिव लिया जाए, कोई भी नंबर b पॉजिटिव लिया जाए, तो आप इसका ग्राफ स्केच कर सकते हो। ये नंबर √x का ग्राफ ऐसे आता है, √x का ग्राफ ऐसे ही आता है। तो कोई कोफिशिएंट होगा, मान लो 2 होगा या 3 होगा, तो उसका भी ग्राफ ऐसे ही आएगा। अब इस फंक्शन का डोमेन चेक करो क्या है, इसका डोमेन आ रहा है 0 से ∞, है ना। इधर से तरफ देखते हैं डोमेन, इधर की तरफ देखते हैं रेंज, तो रेंज भी उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये ठीक है, ये पॉसिबिलिटी ठीक है, दिस इज वर्किंग, मतलब a = 0 आपका ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल वर्क। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
कि अगर हम लोग का फंक्शन सपोज करो पॉजिटिव डोमेन लेता है, पॉजिटिव ही लेता है, ए पॉजिटिव, ठीक है, ए अगर पॉजिटिव लेता है तो अगर आपको फंक्शन को डिफाइन करना होगा तो आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को पॉजिटिव करना होगा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर रूट। और आपने क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी देखा है कि अगर आपका बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स पीछे आएगा, जीरो से पीछे आएगा, माइनस बी बाई ए की तरफ आएगा, इधर की तरफ रूट ही देख लो आप, तो ये माइनस बी बाई ए आएगा। क्वाड्रेटिक ग्राफ ऐसे आता है, तो आपका इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव अवेलेबल है, ठीक है। दैट मीन्स कि जब इसका आप डोमेन स्टडी कर रहे हो, डोमेन, तो इधर भी डोमेन है और इधर भी डोमेन है, मतलब डोमेन में नेगेटिव पोर्शन भी आ रहा है। अब आप समझो कि ये फंक्शन स्क्वायर रूट के थ्रू एफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन अगर नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब जो रेंज होगा, रेंज कैसा होगा, रेंज इज सबसेट ऑफ 0 to infinity, है ना, इसी का सबसेट हो सकता है। तो आप अभी तो डोमेन ऐसा ले लिए जिसमें नेगेटिव पोर्शन भी डोमेन में आ रहा है, ये नंबर माइनस बी अपॉन ए जो है नेगेटिव नंबर है। कैसे? आपने ये पॉजिटिव लिया हुआ है और बी भी पॉजिटिव लेने की बात चल रही है क्वेश्चन में, तो इस कारण से पीछे डोमेन गया, नेगेटिव साइड में डोमेन गया, जीरो इधर है ना, तो नेगेटिव साइड में डोमेन जाने से नुकसान क्या हो गया कि डोमेन और रेंज आपका सेम सेट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि ए का पॉजिटिव होना ठीक नहीं है हमारे। तो लेट अस कंसीडर नाउ ए बीइंग नेगेटिव। तो अगर ए नेगेटिव होता है तो इस एक्सप्रेशन को फिर से हम चाहेंगे कि पॉजिटिव बने। इस बार क्या होगा, ए के नेगेटिव होने से इधर की तरफ आएगा ये रूट माइनस बी अपॉन ए, और ये नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होता है, ए अगर नेगेटिव होता है तो ये आता है आपका माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इसका मतलब ये आपका डोमेन बना, ठीक है ना। तो डोमेन का एक्सटेंट क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0 to माइनस बी अपॉन ए, ये आपका डोमेन का एक्सटेंट हो गया, इतना ही दूर आपका डोमेन मिलेगा। अब आपका ये जो स्क्वायर रूट करके फंक्शन डिस्कस हो गया, जैसे इस समय आप क्वाड्रेटिक ग्राफ अगर बनाते हैं तो रफली ये इस तरह का ग्राफ आता है ऐसे क्वाड्रेटिक का। अब ये स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, अगर आप इसका स्क्वायर रूट भी करोगे तो मोटा मोटा जो फंक्शन होएगा उसका भी ऐसा ही नेचर आएगा, मोटा मोटा। आप शेप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते लेकिन उसका भी शेप ऐसे ही आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ये तो मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात कर रहा था, ये स्क्वायर रूट करने की बात कर रहा हूं। अब आपको क्या सोचना है कि जितना हमारा डोमेन था उतना ही रेंज भी आए। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की मैक्सिमम आएगी, जो कि वर्टेक्स पे आएगा माइनस बी अपॉन 2a पे। इस समय उसकी वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए लंबी, 0 से माइनस बी अपॉन 2a का ये एक्सटेंट है, तो ये भी 0 से माइनस अपॉन 2a होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a पे कितनी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, माइनस बी अपॉन ए का यहां तक एक्सटेंड गया है तो ये भी माइनस बी अपॉन ए का लेवल होना चाहिए, ठीक है ना, इधर से। तो ये माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, ठीक है। ये होने से क्या होगा कि आपका डोमेन और रेंज दोनों मैच कर जाएगा। ऑलराइट, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसमें रख करके यहाँ पे आप रखो, इसके अंदर मैं बता देता हूं क्या करना है। माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस बी अपॉन 2a, और इसको स्क्वायर कर दो आप, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करके आप सॉल्व करोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि बी स्क्वायर का टर्म दोनों तरफ आएगा, वो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस इक्वेशन से आपको a का वैल्यू जो है -4 मिल जाएगा। इस इक्वेशन से आपको a का वैल्यू -4 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी और कोई वैल्यू यहां से नहीं मिलेगा, एक ही वैल्यू, a का वैल्यू -4 है, और ये एलिजिबल है क्योंकि हमने प्लान किया था नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो ये आप सॉल्व कर लेना उस इक्वेशन को, आपको a का वैल्यू -4 मिलेगा। दूसरा कि a आपने एक पॉजिटिव का होने का भी स्कोप लिया था, ठीक है। तो दो तरह के वैल्यूज आप ले सकते हो, और इसमें डिस्कस किया गया सम ऑफ ऑल वैल्यू, सम निकालना है। तो आप -4 और 0 जोड़ोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो सिनेरियो है उसमें डोमेन जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितना फैला है उतना ही वाई एक्सिस पे भी फैलना था, इसको लेकर के ये क्वेश्चन है।